हेलो, हाय। तो जनरल साइंस का लेक्चर 2 है। अब मैं आज पढ़ाऊँगा जनरल बेसिक रसायन विज्ञान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान कहते किसे है? सबसे पहले रसायन विज्ञान कहते किसे है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, गुणधर्म और अन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। और रसायन विज्ञान का उपयोग हर चीज़ में है, इस पेन में, इस बोर्ड में, इस टेबल में, कुर्सी में, मोबाइल फ़ोन में, हर चीज़ में रसायन विज्ञान का उपयोग हो रहा है। औषधियों में, प्रदूषण को नियंत्रण करने में, औषधियों में जैसे महत्वपूर्ण जैसे कैंसर के उपचार में सिस्प्लेटिन आती है, एड्स के उपचार में एजिडोथाइमिडिन औषधि आती है। तो ऐसे रसायन विज्ञान का उपयोग जीवन में हर चीज़ में है। तो सबसे पहले चालू करता हूँ मैं द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य या पदार्थ। अब द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। ठीक है। अब इस द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य बोल दो या पदार्थ बोल दो, इनकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव्य, तीसरी है गैस। लेकिन इसकी दो अवस्थाएं और खोज ली गई है नहीं। उसमें चौथी अवस्था है प्लाज्मा और 5वीं अवस्था है BEC। बोले तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो गई है? वर्तमान में 5 अवस्थाएं हैं। तो सबसे पहले पढ़ाऊंगा ठोस। ठोस क्या है? सबसे पहले ठोस का देखो तो इसमें क्या है? ठोस क्या है? जिसका निश्चित आयतन। क्या होता है? निश्चित आयतन और निश्चित आकार। ठोसों का आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। और ठोसों का आकार भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्योंकि ठोस के कण है ना, बिल्कुल पास होते हैं। ठोस के कण बिल्कुल पास होते हैं। ठोस के कण बिल्कुल पास होते हैं एक व्यवस्थित रूप से। और तो इसमें ठोस कण बिल्कुल पास होने से क्या हो गया? इसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक। ठोसों की स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक। गतिज ऊर्जा, क्योंकि ठोसों के कण गति नहीं करते तो गतिज ऊर्जा 0। और घनत्व सबसे अधिक। फिर दूसरे नंबर पे है कौन? द्रव्य। पहला नंबर ठोस, दूसरा द्रव्य। द्रव्य में क्या है? द्रव्य का आयतन क्या होता है? आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि द्रव को जब किसी पात्र में डालेंगे तो वह उसी का रूप ले लेते हैं। जैसे गिलास में डालेंगे तो द्रव गिलास में, बड़े बर्तन में डालेंगे तो द्रव उसी प्रकार उसमें फैल जाएगा, उसी का रूप ले लेता है। और द्रव के कण है ना, जो क्या है? थोड़े दूर ठोसों से थोड़े दूर पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है बिल्कुल। तो इसमें इसके कण क्या है? गति कर सकते हैं। ठोसों की अपेक्षा गति कर सकते हैं, लेकिन गति क्या होती है? कम होती है। द्रव्य के कण गति कर सकते हैं। और इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा उसे थोड़ी अधिक होती है, नहीं थोड़ी कम होती है। स्थितिज ऊर्जा थोड़ी कम होती है, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक होती है। गतिज ऊर्जा ठोसों से अधिक होती है और स्थितिज ऊर्जा ठोसों से कम होती है। और घनत्व ठोसों से कम होता है। तो ये हो गए द्रव्य के बारे में बात। अब तीसरा पॉइंट, गैस। गैस क्या है? गैस क्या है? जिसका आयतन भी अनिश्चित और जिसका आकार भी अनिश्चित। क्यों? जब गैसों को किसी भी पात्र में डालते हैं, किसी भी पात्र में, तो वो उसमें पूरी तरह से फैल जाती है। बड़े में डालेंगे तो बड़े में फैल जाएगी, छोटे में डालेंगे तो छोटे में फैल जाएगी। तो गैसों का नहीं तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। और गैसों की अब बात करें, गैसों के कण क्या है? बहुत दूर पाए जाते हैं गैसों के कण, दूर। तो इसमें गतिज ऊर्जा अत्यधिक पाई जाती है और स्थितिज ऊर्जा एकदम 0। और गैसों के कण सबसे अधिक गति करते हैं और इसका घनत्व भी सबसे कम होता है। अब मैं लिखा नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हो,
वीडियो को जूम करके रोक के पाउज करके देख सकते हो, कैसे भी देख सकते हो, इसलिए लिखने से क्या फ़ायदा। तो हो गई ठोस, द्रव, गैस, तीनों के बारे में। अब मैं इनके बारे में आपको और कुछ बताता हूँ। इसमें क्या संबंध है, ये क्या है कि ताप और दाब की जब इनमें परिवर्तन करते हैं तो इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। जैसे ठोस है, ठोस को अगर गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा ये, ठोस को गर्म करेंगे तो किस में बदलेगा ये, द्रव में बदलेगा। और द्रव को और गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। और गैस को जब ठंडा करेंगे तो किस में बदलेगी, द्रव में। और द्रव को और ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगी, ठोस में। अब इधर से इधर क्या हो रहा है, हम इधर से इधर क्या कर रहे हैं, देखो इधर जब ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, तो क्या है, ताप तो अधिक कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। और दाब क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, दाब को कम कर रहे हैं। तब ठोस को जब ताप अधिक होगा और दाब कम होगा तो द्रव में बदलेगा, और द्रव को ताप अधिक और कम होगा तो दाब कम होगा तो गैस में बदलेगा। और ठंडा करेंगे तो इधर से इधर क्या होगा, ताप तो कम होगा और दाब क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि जब गैस को अधिक दाब के साथ, गैसें संघनित हो जाती है ना अधिक दाब के साथ, और ताप कम रखेंगे तो क्या हो जाएगी, द्रव में बदल जाएगी। द्रव को और दाब लगाएंगे तो किस में बदल जाएगी, ठोस में बदल जाएगी। तो ये हो गई। और एक चीज़ ये हो गए, ताप और दाब के आधार पर परिवर्तन करके इनको एक दूसरे में बदला जा सकता है। अब क्या है कि जब ये ठोस से गैस, द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, तो इनको क्या कहते हैं। जैसे ठोस, सबसे पहले मैं बोलता हूँ ठोस को जब मैं द्रव में बदलूंगा, किसमें, ठोस को जब द्रव में बदलूंगा तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघलन। हिंदी में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में बताऊंगा। तो ठोस को जब द्रव में बदलते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघलन। और जब द्रव को किस में बदलते हैं, गैस में, जब द्रव को किस में बदलते हैं, गैस में, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ठीक है। और वापस देखा, गैस को किस में बदलेंगे, द्रव में। तो द्रव को दाब से क्या होगा, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, तो गैस जब दाब लगाएंगे तो संघनन होगा ना, पास पास आएंगे, सघन नज़दीक। तो गैस को जब द्रव में बदलेंगे तो ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। ठीक है। और जब द्रव को ठोस में बदलेंगे, जैसे जल है, जल जब ठोस में बदलेगा तो वो क्या होगा, जमेगा, तभी तो ठोस में बदलेगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, जमना, फ्रीजिंग। ये कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसन, संघनन। और अब देखो, जब ठोस डायरेक्ट किस में बदले, गैस में बदले, जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदलेगा तो ये प्रक्रिया कहलाती है उद्रवपातन। जब ठोस डायरेक्ट गैस में बदलेगा तो क्या कहलाता है, उद्रवपातन। और गैस डायरेक्ट ठोस में बदलती है तो ये प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। जब गैस डायरेक्ट ठोस में बदलती है तो ये प्रक्रिया कहलाती है निक्षेपण। ये हो गया इनको एक दूसरे में बदलने पर क्या क्या कहलाती है प्रक्रिया। तो ये हो गया इनके बारे में। पदार्थ की तीनों अवस्था, जो मुख्य तीन अवस्था थी उनके बारे में मैंने बताया। अब पदार्थ की चौथी अवस्था जो कौन सी है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था, इसमें क्या होते हैं, जो गैसें सामान्य गैसें होती है, जैसे ये पात्र है, इसमें ये गैस है, गैस के अणु। जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो ये विद्युत क्या होगा, कुचालक होगा। ये गैसें क्या होगी, विद्युत की कुचालक है, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत की कुचालक है।
लेकिन जब इनको क्या, इन गैसों को क्या कराया जाता है, अधिक ताप दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, यानी अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो गैसें क्या होती है, जो गैसों के जो पार्टिकल है ना, इनसे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो जब इन पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इसी गैसों में क्या हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी मैं बोल सकता हूँ ये गैसें क्या हो गई, आयनित हो गई, आयनाइजेशन बोलते हैं। तो ये गैसें क्या हो गई, आयनित, गैसें क्या हो गई, आयनित हो गई। अगर इन गैसों का टोटल नेट चार्ज देखें तो वो किसके बराबर होगा, टोटल नेट चार्ज, नेट आवेश देखें तो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब इन गैसों पे ये गैसें आयनाइज हो जाती है, तब इनमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है, विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो ये क्या, विद्युत की क्या होती है, फिर इनमें विद्युत की सुचालक हो जाती है, यानी इनमें विद्युत प्रवाहित हो जाती है, सुचालक होती है। तो यही जो गैसें आयनित होती है ना, आयनित गैसें क्या कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था होती है पदार्थ की। तो जैसे इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, पहला है प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी। जैसे इसमें गैसें भरी हुई है इसमें, तो जिसमें इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो ये गैसें क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। आयनित होने के बाद ये फ्लोरोसेंस के द्वारा यहाँ पे इस पे चित्र दिखाना स्टार्ट कर देती है। और दूसरा है तारे में भी क्या है, जो तारे स्टार्स होते हैं, स्टार्स, इनमें क्या है, ये भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तीसरी है मरकरी लैम्प में भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ये हो गई प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था पदार्थ की कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था है। अब पांचवी अवस्था कौन सी है, उसके बारे में और पढ़ते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है, BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, कुछ मूलभूत कण होते हैं। जैसे दो है मूलभूत कण, पहला एक फर्मियोन्स होता है, फर्मियोन्स, और दूसरा होता है बोसॉन। अब फर्मियोन्स क्या होता है, जो पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। वो कौन सा नियम का पालन करते हैं, पाउली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं ना, वो फर्मियोन्स पार्टिकल कहलाते हैं। और बोसॉन क्या है, पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। कौन से, बोसॉन। तो इसे समझने के लिए कौन से पार्टिकल यूज लेते हैं हम, बोसॉन पार्टिकल यूज लेंगे। कौन से पार्टिकल यूज लेंगे, बोसॉन। अब देखो, जैसे बोसॉन पार्टिकल है, इधर देखो कौन से पार्टिकल है, बोसॉन। ये गैस के बोसॉन पार्टिकल है। ठीक है भाई, अब हमें पता है जो बोसॉन पार्टिकल है, इन सभी पार्टिकल की एनर्जी क्या है, अलग अलग है। सभी बोसॉन पार्टिकल की एनर्जी अलग अलग है। जब इन्हें ठंडा किया जाता है, जैसे 0 केल्विन तक, 0 केल्विन, और 0 केल्विन को सेंटीग्रेड में क्या बोलेंगे, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड तक इन्हें ठंडा किया जाता है। तो जो ये सब पार्टिकल है ना, इनकी एनर्जी एक समान हो जाती है, एक समान इनकी एनर्जी हो जाती है, यानी सभी पार्टिकल की एनर्जी लेवल एक हो जाता है। अब ये पार्टिकल सब अलग अलग एनर्जी दर्शा रहे थे और अलग अलग गुण दर्शा रहे थे। और अब यहाँ है ना, जब इनको 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, तो ये जो सभी पार्टिकल एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं। और यह अवस्था क्या कहलाती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये अपने आप में एक क्लस्टर है, मतलब अकेला पार्टिकल की तरह व्यवहार करते हैं। इनकी सभी की एनर्जी एक हो गई, यही बोस-आइंस्टीन अवस्था है। और ये सबसे पहले किसने दी थी,
इसके बारे में देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी और क्वेश्चन जो आते हैं क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम क्यों दिया? क्योंकि अपने भारतीय वैज्ञानिक है सत्येंद्र नाथ बोस, इसने इसके बारे में बताया था, इस अवस्था के बारे में बताया था। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन, सब जानते हो आप, अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका अध्ययन किया और इसे वेरीफाइड किया इस अवस्था को, और फिर इन दोनों के नाम पे इसका नाम रखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। और इन दोनों वैज्ञानिकों को ही